नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुल 6 संख्याएं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल 6 संख्याएं होती हैं भारतीय डाक सूचकांक में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो वो है ईमेल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो वो दी गई है समुद्रगुप्त को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवंतिक के माने जाते हैं। बताइए साथियों राइट आंसर। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवंतिक से माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं धन्वंतरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? बताइए साथियों राइट आंसर। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताइए साथियों राइट आंसर। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैहान किस गुप्त शासन के शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। चीनी यात्री फैहान गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो वो शासक है चंद्रगुप्त, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फैहान भारत आया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो वह संबंधित हैं गुप्त वंश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के साथ आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दंत्यदुर्ग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंत्यदुर्ग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटाया गया है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटाया गया है? तो वो हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 370 हाल ही में जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर स्थित है? तो वो स्थित है रांची, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रांची कहाँ की राजधानी है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए साथियों राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायती राज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हो की गई? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो लागू की गई थी राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान के किस जिले से लागू की गई, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु तो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु तो न्यूनतम सीमा निर्धारित है, तो वो निर्धारित है 21 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में
न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नगर पालिका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है नगरीय स्वशासन किस संरचना में शामिल है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। नगरीय स्वशासन किस संरचना में शामिल है? कौन शामिल है? तो वो शामिल है नगर पालिका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? तो वो की थी श्यामलाल गुप्त, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है दिल्ली, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राज्यपाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो वह है राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो किया जाता है लोकसभा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह है मुख्यमंत्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो वो होते हैं 3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है तो वह थार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वह नील नदी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो वह है 5.30 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह बेंगलुरु में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।